नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। आपके बात की शुरुआत की सबसे पहली खबर कि आज ही के दिन 16 जनवरी से हमारे देश में कोरोना टीकाकरण का कार्य प्रारंभ हुआ। दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, सर्वाधिक विविधता वाला देश, सर्वाधिक विभिन्नता वाला देश और कई तरह की आपस में अनसुलझी समस्याओं वाला देश में इतने देश हैं जितना दुनिया में देश नहीं है। और विचित्र प्राणी हमारे राजनीति में है। ऐसे सब विषम से विषम परिस्थितियों को पार करते हुए हमारे स्वास्थ्यकर्मी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतना ज्यादा टीका लगवाया जितना दुनिया की जनसंख्या में टीका नहीं लगा है। मैं समझ रहा हूं कि उससे ज्यादा ही टीका हमारे भारत महान में लग गया है। इसके लिए मैं सबसे पहला बधाई तो भारत के उस यशस्वी वैज्ञानिकों को दूंगा जिन्होंने त्वरित शोध करके हमको इस महामारी का निदान बताया। उसके बाद बधाई के पात्र हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जिन्होंने इसको सुगम किया और सर्वसुलभ मुफ्त में किया। वो बधाई के पात्र हैं। उन सब के संयुक्त प्रयास के बाद कई तरह की अवरोधें आई। पढ़ा लिखा अपने आप को कहने वाला उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, जो परमानेंट पूर्व मुख्यमंत्री है, अखिलेश यादव, उसने टीका ना लगवाने की सार्वजनिक आह्वान किया। अपने लोगों को बोला कि भाजपा का टीका हम नहीं लगाएंगे। मतलब इतनी सारी गतिरोध, इतनी सारी अवरोध और इतनी सारी विरोध के बाद भी हमारे देशवासियों को टीका लगा। ये टीका लगाने वाले उन स्वास्थ्य कर्मियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अपना आदर अभिनंदन प्रस्तुत करता हूं। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज का प्रश्न मेरा है कि हमारे भारत की मीडिया, भारत के राजनीतिक दल, समाज सेवी, राजनीति में मुकाम रहने वाले कुछ लोग और समाज में भी कुछ मुकाम रहने वाले लोग का एक अनसुलझा प्रश्न हमेशा रहता है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा। ये इस तरह का प्रश्न अनसुलझा है जिसका कोई उत्तर कोई आज तक नहीं दे पाया। मुझे तो कम से कम नहीं समझ में आया। क्योंकि अगर कोई कहेगा कि पहले अंडा हुआ तो अंडा किसने दिया? मुर्गी देती है। और अगर मुर्गी पहले आई तो फिर मुर्गी आई कहां से? क्योंकि वो तो अंडे से आती है। ये वाला बताओ, इस तरह का बताओ। बाकी वैज्ञानिक है, धरती पर जब मुर्गी और अंडे दोनों है तो कोई ना कोई पहले तो आया होगा ना भाई। ये मेरा प्रश्न है। मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको दिया। मैं ऐसा क्यों कहा, ये कोई मैं हास्यास्पद बात तो कहता नहीं। मैं तो बहुत सीरियस वक्ता हूं और बड़ा सीरियस मुद्दों को उठाता हूं जिसका उत्तर आप सबों के सामने रखता हूं। जो मेरी समझ बुद्धि होती है, जो नहीं समझ में आता है, वो आपसे पूछता हूं कि कृपया इसका समाधान बताएं। आज का भी मुद्दा यही है जो आपके सामने रखूंगा कि आप इसका समाधान बताएं। मुझे इसकी समाधान समझ में नहीं आ रही है। ये मेरे लिए उतना ही अनसुलझा है जैसे ये प्रश्न की पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा। अब सवाल है कि प्रश्न क्या है, वो मैं आपको सिलसिलेवार 2-3 उदाहरण देता हूं। बहुत वीडियो लंबा नहीं करूंगा, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि पहले तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी समूह में साझा करें। क्योंकि यहाँ पर मुद्दे उसी पर चर्चा होती है जिस पर कहीं नहीं होती है। उन्हीं विषय पर आपसे आशीष लिया जाता है जिस पर कोई बहस करना नहीं चाहता या जिस पर कोई बात रखना नहीं चाहता या उसको रखने नहीं दिया जाता। लेकिन मैं निर्भीक, निष्पक्ष और निष्काम भाव से बात रखता हूं आपके सामने। आपका आशीर्वाद ही मेरा पारितोषक है, आपका स्नेह ही मेरी मनोबल है। खैर, मुद्दा है कि आप लोग हर जगह सुनते होंगे, जैसे किसान आंदोलन। शुरुआत में इसी से करता हूं। किसान आंदोलन में किसानों की मांग क्या थी? मेरी एमएसपी बढ़ाई जाए।
अब देखिए, एक नेता किसानों के, मैं मान लो मैं नेता हूं, मैं किसी और का नाम नहीं लूंगा, किसी का नाम लोग कहेंगे पार्टी बोलो, मैं मोदी का नाम लूंगा तो कांग्रेसी बोलेगा मोदी की बात कर रहा है, अगर राहुल जी का नाम लूंगा तो वो बोलेंगे मोदी वाले के राहुल का। मैं राकेश पवार का नाम ले रहा हूं, मैं किसान आंदोलन में जा रहा हूं नेता के हैसियत से। तो किसानों का मान है कि एमएसपी बढ़ाई जाए, हमारा दाम बढ़ा दिया जाए, हमारा दाम मिलता ही नहीं है। आप लोग टीवी में देखते होंगे, टीवी पत्रकार किसानों के खेत में तक चले जाते हैं, वो बेचारा गेहूं काट रहा होता है, गेहूं बना रहा होता है, वहां जाके कहते हैं हाँ जी कितना मिलता है बाबा आपको, कहाँ मिलता है जी, काट पीट कर तो बड़ा गरीब मिलता है जी, साहूकार लूट ले जाते हैं। ये आप सुनते होंगे। अब वही टीवी वाला या वही नेता गरीब के यहां जाता है, कहते हैं भाई साहब आपको सस्ता अनाज देना मेरा कर्तव्य है, हम आपको सस्ती अनाज देंगे। पहली सरकारों ने महंगा अनाज दिया था। मतलब जहां से अनाज खरीदना है वो नेता उस किसान के पास गया तो बोला कि आपकी महंगी अनाज बिकवाऊंगा, ये मेरा कर्तव्य है, आपके साथ बड़ा नाजायज हो रहा है, आपकी फसल बहुत सस्ती बिक रही है, अब फसल बिकेगा तो मैं खरीदूंगा। अब मेरे यहां नेता आ रहा है तो कह रहे हैं कि आपको सस्ती अनाज दिलवाऊंगा, ये मेरा कर्तव्य है, आपके साथ बेईमानी नहीं हो सकता। मतलब जो बेच रहा है उसकी ऊंची कीमत पर दिलवाएंगे और जो खरीद रहा है उसको सस्ती कीमत पर दिलवाएंगे। ये गणित मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर किसान को ऊंची कीमत मिलेगी तो मेरे घर से ऊंची कीमत जाएगी, क्योंकि मैं ही तो खरीदार हूं। बीज का बिचौलिया को मैं हटा देता हूं, वो जो बीज के बनिया ज्यादा मार्जिन ले रहा, मैं उस पर चर्चा, मैं तो सीधी अपनी बात कर रहा हूं। अगर किसान का कीमत आप बढ़ाने का वादा करते हैं, मतलब आप मेरा कीमत बढ़ाने की वादा करते हैं, मेरे तरफ से आप वादा खिलाफी कर रहे हैं, मेरे प्रति आपकी जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी किसानों के प्रति है। खैर किसान भी मेरा भाई है, मेरे देश का नागरिक है, मुझे उसके मांग से और उसको ज्यादा देने से तकलीफ नहीं है। तकलीफ हमारे मीडिया के बिहेवियर, नेता के बिहेवियर और इस बात की दोहरी सोच पे है। या तो जो नेतागण है, मीडियागण है, वो किसान के पास जाए तो कहे कि देखिए बीज का मार्ग देखा जाए कि आपका भी घाटा ना हो, और वो जो गरीब लोग आपका फसल उपजा हुआ अनाज खरीद करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं उनका भी कोई घाटा ना हो। इस विषय पर कोई हम मध्य मार्ग में बात करेंगे, ऐसा कोई नेता नहीं कहता। वो किसान के पास जाता है तो कहता है कि आपकी ऊंची कीमत दिलवाऊंगा, और अगर जनता के पास जाता है तो कहता है कि आपको सस्ती कीमत में अनाज उपलब्ध कराऊंगा। ये मैजिक कहां से होगा, ये कोई जनता नहीं पूछता। वही एक ही टीवी के फ्रेम में, मान लीजिए मैं समाचार में देख रहा हूं, बोला जी नमस्कार, आज देश के यशस्वी नेता किसानों के रैली में गए, किसानों को संबोधित करते हुए नेताजी ने कहा कि आपके फसलों की कीमत उचित नहीं मिल रही है, हम इस बात की लड़ाई विधानसभा से लेकर के राज्यसभा, लोकसभा से लेकर के लोकमत तक करूंगा, और आपकी ऊंची कीमत और इससे ज्यादा कीमत दिलवाऊंगा। उसके बाद होता है कि नेताजी उसके बाद गरीब बचाओ आंदोलन में गए और उन्होंने गरीबों को संबोधित करते हुए कहा कि सस्ती अनाज लेना आपका नागरिक धर्म है, आप गरीब आदमी है, आपको इतनी ऊंची कीमत पर अनाज नहीं दिया जा सकता, ये सरकार बड़ी निकम्मी है, आप मुझको सरकार में लाइए, हम आपको सस्ती कीमत पर अनाज उपलब्ध कराएंगे। कहां से कराएंगे? मैं वो सब्सिडी और 10 रुपये में लेकर के 2 रुपये में बेचने वाली बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो उस बात का तो मैं घोर विरोधी, मैं उस बात की चर्चा नहीं कर रहा। मैं चर्चा कर रहा हूं कि अगर आप किसानों को उचित मूल्य के लिए ऊंची मूल्य दे रहे हैं और गरीब आदमी को उचित मूल्य के लिए सस्ते मूल्य दे रहे हैं, तो ये बीच का मैजिक कहां से? अगर किसान को ऊंची दाम मिल गई तो गरीब को महंगी मिलेगी, क्योंकि वो तो अंततः खरीदना हम ही को है। उसी तरह से चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि कोई आदमी ये स्वेटर बुनने वाला कारीगर के पास नेताजी गए उस फैक्ट्री में, और पूछे कैसे हो भाई, कितने रुपए दिहाड़ी पड़ जाती है? बोलते क्या करे जी, मैं तो बड़े भुखमरी में हूं, दिन भर में 200 रुपये में नहीं बन पाता है जी। बोला नहीं, आपकी दिहाड़ी बढ़नी चाहिए, क्योंकि आपका दिहाड़ी बढ़ाना मेरा नागरिक धर्म है, नैतिक अधिकार है, हम आपके नेता हैं, हम आपका कीमत और ज्यादा महंगा करेंगे। उसके बाद नेताजी मेरे पास आते और आके स्वेटर कितने में खरीदा? बोले जी 500 का। बड़ा महंगा लिया यार, तुमको तो सस्ता में मिलना चाहिए था, हम अब की बार तुमको सस्ता स्वेटर उपलब्ध कराने का व्यवस्था करेंगे। कैसे करेंगे भाई?
ये अब वो नहीं नेता बताते हैं, या वो मीडिया वाला नहीं बताता जो स्वेटर के कंपनी में जाता है तो कारीगरों का दर्द दिखाता है कि कारीगर दिन भर अपना हाथ तोड़ मेहनत करते हैं, उसके बाद उनको 2 रुपया दिहाड़ी नहीं बनती है, बेचारे भूखमरी में अब ये काम छोड़ने को मजबूर है, रिक्शा चलाने पर मजबूर है। एक शानदार कारीगर जो स्वेटर में बढ़िया नक्काशीदार काम करके बढ़िया स्वेटर तैयार करता था, दिहाड़ी ना पूरा होने पर अब वो अपना रिक्शा पर चला करके पेट पालने पर मजबूर है। और वही दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि आम जन जिसके पास कोरोना काल में खाने का पैसा नहीं है, भूखमरी के कगार पर है, वो इतनी महंगी स्वेटर खरीदे का कहे, सर्दी इतनी सीतम ढा रही है कि बिना स्वेटर का आदमी रहेगा नहीं, और कीमत इतनी ऊंची है कि वो खरीद सकता नहीं। ये जो दोहरापन है मीडिया का, राजनीति का, समाज का, टीवी में बोलने वाले लोगों का, मेरा आज का मुद्दा यही है कि हमारे नेतागण, सामाजिकगण, मीडियागण और जो लोग कहीं बोल पाने की स्थिति में होते हैं, उनकी एक बीमारी है कि वो ये उलझन हमेशा उलझाए रहते हैं देशवासियों के बीच में कि पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा। आज मैं एक टीवी कार्यक्रम देख रहा था, टीवी की खूबसूरत पत्रकार हमारे पूर्वांचल के हैं, भोजपुरिया है, मेरे गांव से कुछ किलोमीटर उनका घर है, मैं निजी तौर पर भी उनको जानता हूं। वो लखनऊ में आज मुस्लिम वोट को ध्रुवीकरण करने के लिए अपने चैनल के प्रायोजित कार्यक्रम की तरफ से जा रही हैं, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि मुसलमान भाजपा से खुश है और उसका कोई दुराव नहीं। वो जो पूरा स्क्रिप्ट इसी बेस पर था, लेकिन मैं उसमें से वो नहीं निकाला, मैं अपने मतलब की चीज निकाला। वो जरी के लखनऊ में तो भाई चिकन जरी और जरी का, क्योंकि लखनऊ ही एक ऐसा जगह है जहाँ चिकन खाया भी जाता है और पहना भी जाता है। मतलब वहां खाने वाला भी चिकन उपलब्ध है, बड़ा शानदार, बहुत टेस्टी, बहुत जायकेदार, और पहनने वाला भी होता है बड़ा शानदार, बड़ा डिजाइनदार। तो दोनों तरह की चिकन लखनऊ में पाई जाती है। तो वो जड़ी के कारीगरों को दिखा रही थी, एक बड़े मशहूर शायर के घर के बरामदे में वो जरी का काम होता था। उनसे पूछ रहे थे भाई कैसे है, बोला जी 150 रुपया होता है जी, क्या करें अब तो काम छोड़ देंगे, रिक्शा चलाएंगे। तो वो खूबसूरत महिला ने अपने खूबसूरत आवाज में कहा कि सरकार इतनी देखिए, इन लोगों को दिहाड़ी नहीं पूरा हो रही है, भाई मजबूरी में रिक्शा चलाने पर मजबूर है। जो एक शानदार कारीगर था, जो अपनी कारीगरी से, अपने कला से लोगों को और ज्यादा कलाकारी दिखाता, अब गरीबी में जीवन यापन को मजबूर है। और वही आदमी जब आम आदमी के पास जाते हैं, कहते कि गरीबी इतना स्थिति बुरी कर दी है कि आप अब एक चिकन की साड़ी भी नहीं खरीद सकते, बहुत महंगा हो गया है। अगर सरकार उस पत्रकार की बात सुन करके उस दिहाड़ी मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ा दे तो हमारे खरीदारी का दाम बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसकी कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, मेरे बात को दूसरे अर्थ में ना लिया जाए। मैं नहीं कह रहा हूं कि किसान की फसल की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, मैं वहां नहीं जा रहा। मैं तो इस दोहरेपन पर जा रहा हूं कि भाई एक तरफ आप कह रही हैं कि भाई कीमत बढ़ रहा है, उसकी कीमत उचित मिलनी चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि भाई इस कीमत पर आपको उपलब्ध नहीं है तो कैसे करेंगे। मतलब चित्त भी पट भी दोनों आप ही का है। मेरा प्रश्न ये है आज का। मित्रों, हमारे देश में समस्या का समाधान पर कोई बात नहीं करता, समस्या पर बात किया जाता है। चाहे वो राम मंदिर समस्या हो, बाबरी मस्जिद समस्या हो, धारा 370 की समस्या हो, महंगाई की समस्या हो, हिंदू मुस्लिम की समस्या हो, आरक्षण की समस्या हो, चीज की भी समस्या हो, समस्या पर बात की जाती है। आज तक कोई राजनीतिक दल, सामाजिक दल, ऐतिहासिक दल या मीडिया में बोलने वाले पैनलिस्ट दल समाधान पर बात नहीं करते। अगर मैं भी वही करूंगा तो फिर मेरा वो टैगलाइन का क्या मतलब कि हम तो वो बात करते हैं जो कोई नहीं करता। तो हम बात करते हैं समाधान पर। मित्रों, समाधान क्या है? किसान की फसल की कीमत मिलनी चाहिए, एकदम सत्य है, और गरीब के खरीदने की शक्ति बढ़नी चाहिए, ये भी सत्य बात है। और दोनों एक साथ कैसे होगा? जैसा कि मैंने कहा कि मैं नेता के रूप में जाऊंगा तो क्या करूंगा, अगर मैं नेता बनूंगा तो क्या करूंगा, मुझे क्या करना चाहिए। मेरा एकमात्र उपाय होगा जो मेरी समझ है। अगर आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूं तो कृपया अपना आशीर्वाद दीजिएगा, कृपया मुझको अपना हौसला दीजिएगा, कृपया मुझको अपना स्नेह दीजिएगा। मेरा अपना मानना है कि अगर इन सब विषयों पर विचार किया जाएगा कि किसान की लागत कितनी आ रही है, मैं उसकी दिहाड़ी, क्योंकि वो उसी पर अपना डिपेंडेंट है।
अब उसकी कोई और नौकरी नहीं है, इसीलिए किसान है, इस कंसेप्ट को हटाना पड़ेगा। आप मानिए कि वो एक व्यवसाय है, उसकी किसानी उसकी व्यवसाय है और वो उसी व्यवसाय को कर रहा है, तो हर व्यवसाय में उचित मुआवजा और उचित मुनाफे की जरूरत होती है, व्यवस्था है। सरकारें औद्योगिक व्यवस्था की बात करती है कि भाई मूल्य के लागत के बाद ये मूल्य निर्धारण होगा, जो मूल्य निर्धारण की पद्धति है कि ये इतना रुपये का लागत हो गया है और इतना रुपये का खपत है और इतने रुपये की बिक्री है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। जब पहली बार मोबाइल आया था तब मोबाइल मेरे पास तब से था, मोटरोला का इतना मोटा ये फोन था मेरे पास, ऐसे हाथ में लाठी की तरह से लेके घूमता था आदमी। उस फोन में 16 रुपया जाने का और 8 रुपया आने का भाड़ा था। हालांकि 16 रुपया जाना 16 रुपया आना था, वो तब मेरे पास नहीं था, मेरे पास 8 रुपया के जमाने से है। मतलब फोन आए या जाए 8 रुपया खर्चा है। फिर वो आते आते आउट गोइंग का इतना, इनकमिंग का इतना हो गया, फिर आने का इतना, जाने का इतना हो गया, फिर आने का फ्री हुआ, जाने का चार्ज लगने लगा। और आज स्थिति है कि ना आने का चार्ज है, ना जाने का चार्ज है, ना टाइम का है, ना लिमिट का है। आप घंटों बात करते रहिए, अब आपको एक फिक्स चार्ज कर देना है। 200, 250, 300, 250, वो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग पैकेज है। हालांकि सभी का पैकेज महंगा हो गया है, लेकिन अब वो ये आ गए है कि आप एक मुश्त रकम दीजिए और महीना भर मुफ्त में बात कीजिए। आज एक महीना में बात करने का जितना चार्ज होता है उतना रुपया तब एक दिन में बात करने में खत्म हो जाता था। खैर, संचार क्रांति आई है। संचार क्रांति हुआ क्या कि जो पहले मोबाइल था वो 100 लोगों के हाथ में था। अब मोबाइल चलाने का खर्चा 1000 रुपया आता था कंपनी को, तो वो 100 आदमी में 1000 रुपया बांट देते थे, तो लोगों को महंगा पड़ता था। आज करोड़ों लोगों के हाथ में मोबाइल है और खर्चा वही वाला है, तो वो खर्चा डाइवर्ट हो गया, तो कंपनी मुफ्त में भी देगी तब भी उसके पास बचत है। अगर मुफ्त में कंपनी आपको कहे कि आप नंबर लीजिए और साथ में कुछ पैसा लीजिए कंपनी को, तब भी बचत है, इसीलिए आपके पास बचत हो गया। यही कंसेप्ट है। उसी तरह से किसानों का होगा। किसान क्या होता है कि साल भर में एक फसल उगा पाता है, इसलिए उसका लागत बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी एक साल की दिहाड़ी भी तो उसी में जुड़ी हुई है। तो सबसे तो पहले हमारे कृषि वैज्ञानिकों को, और मैं समझ रहा हूं कि जो गांव के कृषक लोग हैं वो किसी भी वैज्ञानिक से ज्यादा बड़े कृषक वैज्ञानिक होते हैं। एक छोटी सी लाइटर मोड पर बात करता हूं। हमारे गांव में कहावत है कि एक आदमी विदेश से कृषि का पढ़ाई करके आया और बोला कि जी सारा जोत मैंने जान लिया, ये जोत वो जोत, स्क्वायर गोत, फलाना गोत, जौना जोत। तो उनके पिताजी बोले कि बेटा जो हम जोत जोतते हैं वो तेरे वैज्ञानिक की कल्पना में होगा, तो क्या जोतेगा? बोला बाबू जब बताइए तो सही कौन जोत। तो बोला एक बात बोल बेटा, बरधमुताओं मार, मैं जब तक खाना खा के आता हूं। वो कह के चले गए। वो बेचारा अपना किताब पलट लिया, कंप्यूटर पलट लिया, गूगल पलट लिया, अपने चीफ साइंटिस्ट को फोन किया कि सर बाबूजी कह के खाना खाने घर चले गए, बोले कि बरधमुताओं मार, मैं आ रहा हूं। अब बरधमुताओं मिलेगा तब न, क्योंकि बरधमुताओं तो वैज्ञानिक के दिमाग में नहीं आया, तो कहां से होगा? बरधमुताओं होते, बर्ध बोलते हैं बैल को। जब बैल चलता रहे तो पेशाब करता रहे तो ऐसे ऐसे सांप की तरह से उसका छींटा पड़ता है, तो उसको ऐसे जोत को बरधमुताओं जोत बोलते हैं। अब उस साइंटिस्ट के दिमाग में नहीं तो आएगा कहीं गांव का खेती है और बरधमुताओं जोत हो जाएगा तो खेत एकदम ऐसे तिरछे कटेगी, पूरी की पूरी खेत कट जाएगी, कहीं पर भी जमीन नहीं रह जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि खेती में क्या ऐसी व्यवस्था की जाए कि एक ही खेत में 2-2, 3-3 फसलें उपलब्ध हो। ऐसी कौन सी फसल बोई जाए कि कुछ फसल ऊपर चली जाए उसकी जमीन के नीचे, कुछ जैसा हमारे गांव में आलू चने, आलू के बीच में मक्का डाल दिया जाता था। आलू के बीच के क्यारी में मक्का डाल दिया, क्योंकि मक्का ऊपर चल रहा है, आलू को नीचे रहना, आलू की जमीन के नीचे रहना है। उस तरह से, जैसे मैं बहुत कोई खेती का वैज्ञानिक नहीं हूं, तो गाँव में देखा है किनारे किनारे धनिया बो दिया जाता था, बोरे बरसेम बो दिया जाता था, डरा जो रास्ता होता था बीच में आने जाने, उसमें बरसेम डाल दिया जाता था ताकि बरसेम उखाड़ करके मवेशियों को दिया जा सके। मतलब ये सब चीजें, ताकि उसकी लागत कम हो और किसान को ज्यादा मिले, ताकि फसल की लागत कम हो। इस तरह की कुछ सोच किसानों को दिया जाए। उनकी फसल, जहां बाढ़ का इलाका है वहां बाढ़ नियंत्रण की व्यवस्था की जाए, जहां पर सिंचाई की समस्या वहां पर पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। हमारे देश में तो कई जगह बाढ़ से फसलें बर्बाद हो जाती। मेरा खुद का गांव ऐसा था, अब तो खैर बाढ़ नहीं आ रहा है, बांधा बन गया,
लेकिन मैं जब गांव में था तो एक ही फसल होती थी, रबी की। खरीफ की फसल तो हमने कभी सुना ही नहीं कि कभी मक्का हम लोग खाए हों, क्योंकि मक्का का फसल तो बोया जाता था और बाढ़ में वो बह जाता था। मतलब बोना जोतना वो सारी कीमत लग करके रह जाता था। कितने लोग छोड़ देते थे कि अब खेत छोड़ देंगे, पानी पटेगा, हमारा रहेगा, एक ही फसल बोएंगे। इस तरह का कुछ व्यवस्था किया जाए। उसके बाद उचित मूल्य का निर्धारण करके फिर लोगों को दी जाए। और खरीदने वाले का क्या किया जाए, उनको उचित संसाधन दिया जाए, उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए ताकि उनकी कमाई बढ़े। देश में हम भी समाज के लोग हैं, देश में घूमते रहते हैं, विभिन्न हिस्सों में अमीर गरीब हर तरह के लोगों से मिलते रहते हैं। हमने आज तक कोई ऐसा गरीब नहीं देखा जिसने कहा हो कि सरकार हमको मुफ्त में राशन दे दे। सब गरीब ये कहता है कि हमको कमाने की व्यवस्था कीजिए, हमको गरीब क्यों बनाए रखना चाहते हैं, आप हमको अमीर बनने का मौका दीजिए, हम आपको टैक्स देंगे। टाटा बिरला डालमिया देते हैं, मैं उससे ज्यादा दूंगा, मुझे मौका तो दो। लेकिन सरकार ने आरक्षण का पैकर, डिस्क्रिमिनेशन का पैकड़, अगली पिछली का पैकड़ डाल करके लोगों को बेरोजगार किए हुए हैं। कभी कभी भर्ती रोक करके, कभी भर्ती का पेपर लीक करके, कभी कुछ मतलब तरह तरह के षड्यंत्रों से नौकरी पर प्रतिबंध लगाया ताकि लोग नौकरी न कर पाए। और रोजगार का कोई सुलभ व्यवस्था नहीं सरकार कर पाती है। तो गरीब गरीब बना हुआ है तो उसको खरीदने की शक्ति नहीं है, और किसान को इतना बर्बाद किया हुआ है तो उसको फसल उगाने की शक्ति नहीं है। दोनों बर्बाद है, और दोनों है जा करके अपना मुफ्त में चार शब्द खर्चा करता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। इन सब चीजों पर चर्चा होनी चाहिए। इस विषय पर चर्चा नहीं हो चाहिए कि पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा। इन शब्दों के साथ एक अनुरोध वीडियो बनने से पहले कि कोरोना बड़ा फैला है, दिल्ली सरकार फर्जी सरकार है, बेबुद्धि की सरकार है, मतलबी सरकार है, और आपके जान की दुश्मन सरकार है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को आपके जान से कोई मतलब नहीं है, वो साबित कर चुका है। जहरीली शराब आप घर के सामने दुकान के बाहर आइएगा तो आपको दूध की दुकान खोजने पड़ेंगे, लेकिन दारू की दुकान बिन खोजे मिलेगा। आपके घर के सामने दारू की दुकान है, हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में। तो केजरीवाल को अपने कमाई और अपने राजनीति से मतलब है, अपने गुंडों को सेट करने से मतलब है। उसने क्या किया है कि टेस्ट बंद कर दिया है। उसने बोला कि टेस्ट बंद करो, कोरोना का पता नहीं चलेगा, इसलिए बहुत ज्यादा कोरोना का कहीं पर कोई चर्चा नहीं होगा। आप मान के चलिए कि कोरोना की घातकता अभी कम नहीं हुई है। इसलिए अगर बहुत जरूरत से भी ज्यादा जरूरी ना हो तो कृपया अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि जान है तो जहान है, बाकी पड़ेगी दुनिया संसार। जय हिंद, वंदे मातरम।